तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर मैं लेकर आया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि मेरे किस पर बेस्ड है, बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ड, जो कि 12th क्लास की नीट पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, जिसके अंदर हम एक एक लाइन को स्क्रूटिनाइज करेंगे और अच्छे से एक लाइन को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेस। 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन की इसकी वेटेज होती है। 3 से 4 क्वेश्चन की इसकी नीट के अंदर वेटेज होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें चैप्टर की, तो बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। तो बायो का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, टेक्निकल टूल्स एंड उसके क्या लेटेस्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग टेक्निकल टूल्स को कहेंगे हम क्या, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बात करें कि इसके दोनों को जब कंबाइन नहीं पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे हम क्या, बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि अब के टाइम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके अंदर क्या पढ़ते हैं जनरली, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें मॉडिफाई करना होता है, कुछ भी चेंजेस करने होते हैं, तो हम बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस का यूज करते हैं। तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी डील विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म एंजाइम फॉर ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ यूजफुल फॉर ह्यूमन। तो जनरली हम क्या करते हैं, एंजाइम्स का और अलग अलग केमिकल्स का यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड यूजफुल होते हैं किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, कर्ड, कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, वाइन हो गई, ये सब किससे बनती है, हमारी बायोटेक प्रोसेस से बनती है। आपको पता है कर्ड से, कर्ड सॉरी मिल्क से कर्ड बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको पता ही है, मिल्क टू कर्ड कौन बनाता है, लैब बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, लैब बैक्टीरिया। यानी कि उसके अंदर कौन सा एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा है, बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस का। तो इसी तरीके से ये हेल्पफुल है। तो अब बात करें आगे क्या क्या यूजेस होते हैं इसके, देखिए, विच इज यूज इन अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं हम जीएमओ। क्या बोलते हैं, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, टू अचीव द सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये रहा देखो, सेम एज ऑन लार्जर स्केल, लार्जर स्केल्स पे। फर्दर मेनी अदर प्रोसेसेस ऑफ टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। कई सारी प्रोसेसेस है जिसको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखा गया। फॉर एग्जांपल बात करें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कौन सा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर सिंपली क्या होता है, इन विट्रो का मतलब होता है किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जनरली कैसे बनते हैं, आपको पता है, जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, स्पर्म एंड ओवम का, देन फॉर्मेशन होता है क्या, टेस्ट ट्यूब के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, एक छोटे से एम्ब्रियो का, जिसको कहते हैं हम क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। और जिसको कंसिडर किया जाता है किसके अंदर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो ये भी एक किसका टाइप है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके बायोलॉजिकल चेंजेस को दिखा रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जीन यूजिंग इन डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन एंड करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स। डिफेक्टिव जीन्स हो गए, डीएनए वैक्सीन हो गए, दे आर अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। ऑल आर द पार्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखा, अब एक कंपनी है, एक संस्था है जिसका नाम क्या है, ईएफबी। क्या है, ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ब्यूरो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसे हर एक चीज की ना, हर एक ब्रांच की एक अथॉरिटी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एक अथॉरिटी। तो ये वो अथॉरिटी है जो कहाँ पर है, अफ्रीका में जनरली प्रेजेंट है। एंड ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये जनरली क्या करती है, ये लाइसेंस अप्रूव करती है किसी भी कंपनी के, किसी भी लैब्स के, क्या, जिससे हम क्या कर सके, बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर सके। क्योंकि ये जनरली इलीगल में आ जाता है अगर हम लाइसेंस या फिर किसी भी की परमिशन ना लें। ठीक है, अपर लेवल पे देखो, दे भी रखा है, द यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट कंपोज बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशन एंड मॉडर्न को, दोनों को इंक्लूड करके इन्होंने बताया है। ठीक है, तो किस किसका यूज हुआ है, ट्रेडिशन प्लस मॉडर्न, दोनों कलेक्टिवली पढ़ते हैं हम क्या, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, चलिए बात करें, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स, पार्ट देयर ऑफ द मॉलिक्यूलर एनालॉगस प्रोडक्ट एंड गोल्ड एंड सर्विसेज। तो दीज आर द कंसिडर एज अ बायोटेक्नोलॉजी। अब बात करें प्रिंसिपल्स, सबसे मेन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सबसे मेन प्रिंसिपल्स जो आते हैं हमारे, कौन से आते हैं, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जब भी हम जेनेटिक लेवल पर इंजीनियरिंग करेंगे, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसको कहेंगे हम क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक लेवल पर, लाइक जैसे डीएनए, आरएनए, दीज आर कंसिडर एज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जब भी हम किसी स्टेराइल मीडियम के अंदर, मैं बताता हूँ आपको एनसीईआरटी की एग्जैक्ट रैंक क्या है, देखो, टू मैनी कोर्स टेक्निक्स दैट इनेबल बर्थ एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर, फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहली कौन सी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। टेक्निक्स आर अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब भी मैं किसी भी
जेनेटिक मटेरियल के अंदर की केमिस्ट्री को क्या कर दूं, चेंज कर दूं, अल्टर कर दूं उसको, एंड अल्टर करके उसके अंदर क्या कर दूं, कुछ चेंजेस ला दूं, जैसे कुछ चेंजेस ला दूं, ये कुछ चेंजेस आ गए, इसी चेंजेस को क्या कहेंगे हम, अल्टरेशन इन केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, क्या बात समझ आई आपके, ये रहा टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए जैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, अब कैसे कैसे, टू इंट्रोड्यूस दिस होस्ट, अब होस्ट क्या होता है, होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर हम टेस्ट करते हैं, उसको होस्ट कहते हैं, इसके अंदर हम ट्रीट कराते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट डज चेंज द फिनोटाइप। अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, मैं जेनेटिक के लेवल के अंदर, डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर कुछ ऐसा चेंज करूं उसकी केमिस्ट्री में, जिससे क्या हो जाए मेरा, उसको अगर मैं होस्ट के अंदर डालूं तो उस होस्ट का फिनोटाइपिक कैरेक्टर चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं किसकी, रेड आई की, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ रेड आई, अगर मेरे को चाहिए रेड आई तो मैं क्या करूंगा, रेड आई जी इंसर्ट करूंगा इस डीएनए में, एंड उसकी केमिस्ट्री के अंदर चेंज कर दिया, चेंज डीएनए में इंसर्ट करके, एंड जब मैंने उसको होस्ट के अंदर ट्रीट कराया तो उस होस्ट की भी कैसी आई हो जाएंगी, रेड आइज हो जाएंगी, और यही फिनोटाइपिक कैरेक्टर कहलाता है। आपको पता ही है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आपने ऑलरेडी जानते हो इस सब चीज को, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट आता है मेरा बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। देखो मैंने ऑलरेडी लिख भी रखा है यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग चेंजेस द जेनेटिक मटेरियल एंड केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए जीन्स। ठीक है, द चेंज ऑफ फिनोटाइप्स, जिसकी वजह से होता है। सेकंड आता है बाय प्रोसेस, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब होता है जहां पर माइक्रोबल ग्रोथ ना हो, माइक्रोबल ग्रोथ ना हो पाए। ठीक है, कंटामिनेटेड फ्री, एम्बियंस, एम्बियंस इन अ केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस ऑफ इनेबल द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड, या फिर हमारे रिक्वायर्ड वाले बैक्टीरियाज की ग्रोथ कराएं, माइक्रोब्स की ग्रोथ कराएं, उसको कहते हैं हम क्या, बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखो ये भी रखा है, द बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग कंटामिनेशन फ्री, यानी कि कोई भी माइक्रोब उसके अंदर ग्रो नहीं करेगा, एंड इनेबल द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब, चाहे वो हमारा कौन सा हो, हमारा डीएनए माइक्रोब, कोई सा भी माइक्रोब हो सकता है, हमारा डिजायर्ड माइक्रोब हो, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गई, ठीक है, एंड मैनी मोर। ठीक है, तो यहाँ पे एटसेट्रा ले लेता हूँ। ओके, हाँ, अब देखो आगे भी क्या बोल रखा है इन्होंने, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है एडवांटेजेस होती हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल, आपको पता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन, क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन। द फॉर्मर प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू वेरिएशन आर द फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, तो ये आ गई वेरिएशन की बात हो रही है। ठीक है, एंड बात करें किसके आगे, सम विच ऑफ मे बी बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज पॉपुलेशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्रोवाइड कराता है, वेरिएशन, एंड वेरिएशन जो है सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करती है, क्या करती है, इंक्रीज करती है किसको, सर्वाइवल रेट। क्या आपके बात समझ आ गई। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व करता है, क्यों, क्योंकि सेम जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, उसका क्लोनिंग होती है, यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर इस तरीके का सेल है तो आने वाला भी सेल कैसा होगा, इसी तरीके का होगा, सेम जनरेशन। ठीक है, ओके, उनके सेल हो गया और उनका टाइप हो गया, वो सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या आपको समझ आ गया, द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, पढ़ दिया था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपको। ठीक है, ये नीट के अंदर पूछ जा सकती है। ठीक है, बात करें आगे, तो आगे देखते हैं, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिट्स द वेरिएशन, आपको पता है वेरिएशन देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब दो मिक्सचर को मिला के जब हम किसी का फॉर्मेशन करते हैं उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, प्रोसीजर यूज टू प्लांट एंड एनिमल्स एंड ब्रीडिंग, उन सब में यूज किया जाता है। वेरी ऑफ्टन लीडिंग इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, जो अनडिजायरेबल जीन होते हैं उनके भी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अ टेक्निक जिसके अंदर मैं डीएनए के अंदर क्या कर दूं, प्लाज्मिड के साथ ऐड करके किसी होस्ट के अंदर मैं ट्रांसफर कर दूं, तो इस कंडीशन को कहेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझ आ गई, वो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यूज टू जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग का मतलब, वो जीन का मतलब आपको पता है, जीन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो कि जीन है, जो क्या करते हैं, कैरी करते हैं हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एंड क्लोनिंग का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज, उसकी कॉपीज को बनाने को कहते हैं हम जीन क्लोनिंग, एंड उस जीन का ट्रांसफर हो जाना ओवर द टाइम ऑफ लिमिटेशन अलाउ अस द आइसोलेट ऑफ इंट्रोड्यूस ओनली वन एंड सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालेंगे तो हम सिर्फ टारगेट जीन के बारे में ही बात करेंगे और उसके बारे में ही हम आइसोलेशन कर पाएंगे, यानी कि हमें डिजायर्ड चीज मिलेगी, अनडिजायर्ड चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, डू यू नो दैट द फेट, फेट का मतलब पता है क्या होता है, फेट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी टीचर्स काफी स्टूडेंट्स नहीं बता पाते। फेट का मतलब होता है सफर, सफर,
सफर मतलब आगे उसकी लाइफ क्या चलेगी आगे जाके, जैसे हमारा आगे का सफर क्या है उसको कहेंगे फेट। क्या कहेंगे उसको हम? फेट। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या कहते हैं उसको हम? फेट, सफर। क्या बात समझ आ गई? द फेट पीस ऑफ डीएनए विच समहाउ ट्रांसक्राइब द इनटू द एलियन। एलियन किसको कहेंगे हम? जो फॉरेन डीएनए, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, उसको एन डीएनए भी कहते हैं, एलियन वो भी कहते हैं। मोस्ट लाइकली पीस ऑफ द डीएनए वुड बी नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। ज्यादातर डीएनए जो होता है अपने आप मल्टीप्लाई नहीं करते इन दिस प्रोजेनी सेल्स ऑर्गेनिज्म, बट व्हेन इट गेट अ इंटीग्रेटेड होस्ट ऑर्गेनिज्म इनटू द जीनोम ऑफ रिसिपिएंट इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट। मतलब क्या होगा, जब मैं किसी होस्ट के अंदर डालूंगा किसी चीज के साथ ऐड करके, चेंजेस करके, तो क्या होगा, वो आने वाली होस्ट के अंदर भी चेंजेस शो करेगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं यहाँ से हमारे। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगा जनरली, देखो किसी भी बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो वो जेनेटिक मटेरियल चेंजेस कैसे शो करेगा? जो भी क्रोमोसोम होगा, जब मैंने उसको ट्रीट करा दूंगा, डीएनए आपको पता है इसके अंदर होता है, जब मैं उसमें चेंजेस करके होस्ट के अंदर ट्रीट कर दूंगा, तो क्या होगा, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्स होके, ये देखो मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, एंड मिक्स होने के बाद क्या करेगा, आगे जाके अपना फिनोटाइप को न्यू होस्ट के अंदर शो करेगा एट द मैनी जनरेशंस। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। द इन क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, नीट 2026, और यहाँ पे लिख देता हूँ FYQ। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? FYQ। ठीक है, अब FYQ सर फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस क्या है? FYQ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। ठीक है, बात करें आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमें? सिंपली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता है कि ORI क्या है सर? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ से रेप्लिकेशन की स्टार्ट होती है किसी भी पॉइंट के। अब ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, क्योंकि इसके बिना कॉन्सेप्ट अधूरे रहते हैं। क्या कि ORI साइड जो होता है ना, वो 80 रिच होती है। क्या होती है? 80 रिच, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, ये रिच होती है। ऐसा क्यों सर? बिकॉज 80 रिच होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इजी होते हैं हमारे स्टार्ट करना किसको? रेप्लिकेशन को। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 80 बॉन्ड ज्यादा वीक होता है एज कम्पेयर टू GC बॉन्ड। किसके कंपेयर में? GC बॉन्ड के कंपेयर में। ठीक है, अब बात करें आगे, तो प्लाज्मिड की बात करें। प्लाज्मिड आपको पता है अदर अनदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका अनदर जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियाज, ऑफ बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज वगैरह का अदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ऑटोनोमसली सर्कुलर रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अनदर जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मिड कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लाज्मिड कहेंगे। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, देयर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलियन जीन इनटू द ऑर्गेनिज्म इट नीड टू बी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। सबसे पहले किसी भी और डीएनए को ट्रांसफर होने के लिए और उसको मल्टीप्लाई होने के लिए सबसे पहले उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। तो इस टाइम का मतलब ये है। ठीक है, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, टू बी अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम विच आर स्पेसिफिक सीक्वेंस इज कॉल्ड ORI साइट या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दस एलियन डीएनए लिंक विद द origin of replication so that alien piece DNA can replicate and multiply itself into the host। जब भी मेरा कोई भी डीएनए प्लस बाइंड कर जाएगा मेरा ORI साइट से, तो वो क्या होगा? रेप्लिकेशन के लिए केपेबल होगा। किसके लिए केपेबल होगा? रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, एंड देन कॉन बी ऑल्सो बी क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब मल्टीपल कॉपीज बना देना। ठीक है, लेट अस फोकस ऑन फर्स्ट इंटेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारा फर्स्ट दिया था वो 1972 के अंदर दिया था, और किसने दिया था? स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। तो सरनेम आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आप आगे का नेम बोलो, सरनेम हमेशा याद रखना है। हर्बर्ट स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, जिन्होंने साल्मोनेला टाइफेरियम नाम के, साल्मोनेला टाइफेरियम नाम के बैक्टीरिया पर क्या करा था, जो टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है, क्या करा था? इस पे रिसर्च करी थी, और यहाँ से इसका प्लाज्मिड आइसोलेट करा, एंड उस प्लाज्मिड के साथ जब डीएनए को ऐड करा गया, तो मेरा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि मेरा कब निकल के आया? 1972 के अंदर, जो एग्जैक्ट डेटा दे रखा है 1972 के अंदर। आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक को रेसिस्ट करने वाला जीन, कटिंग द वन पीस ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। द कटिंग ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक बिकम द पॉसिबल बाय डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो बताऊंगा क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1972 के अंदर क्या हुआ, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिया था। ओके, अब बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। मॉलिक्यूलर सीजर जिसको कहा जाता है, क्या बोला जाता है इसको? मॉलिक्यूलर सीजर। मैं तो सीजर बनाता हूँ, सीजर लिखता नहीं हूँ मैं, सीधा सीजर। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है बिलोंग करता है फैमिली न्यूक्लियस से।
ये आगे आएगा, देखने को मिलेगा, ठीक है, ये देखने को मिलेगा आगे भी, कोई बात नहीं। अब बात करें मॉलिक्यूलर सीजर, द कट ऑफ द डीएनए, द कट ऑफ द डीएनए वाज लिंक्ड विद द, अब देखो किसी भी डीएनए को मुझे कट करना है, किसी भी डीएनए को मुझे कट करना है, तो मुझे किस सीजर की जरूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूलर सीजर की। तो वही मॉलिक्यूलर सीजर मेरा कौन होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो तरीके के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस वो होता है जो बिल्कुल सेंटर से कट करता है, एक्सोन्यूक्लियस वो होता है जो बाहर बाहर से कट करता है। तो ये वो सीजर है जो बाहर बाहर से काम दिखा रही है, ये वो सीजर है जो अंदर अंदर से बीच में से डायरेक्ट कट कर रही है, तो उसको कहेंगे एंडोन्यूक्लियस और इसको कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। बात करते हैं आगे, दिस प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आपको पता ही है क्या होता है, डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर। अब प्लाज्मिड जो है वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं हम इसको, किसकी तरह, वेक्टर की तरह। जैसे पिज्जा बॉय होता है, आपके घर पे क्या लेके आता है, पिज्जा, वैसे ही प्लाज्मिड जो है क्या लेकर आता है, डीएनए, क्या लेकर आता है, डीएनए। क्या बात समझ आ गई, इसे इसको बोला जाता है वेक्टर, यानी कि वाहन, क्या बोला जाता है, वेक्टर। ओके, ओके, जो कि ई कोलाई के अंदर से, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एस्क्रिशिया कोलाई से आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। यू प्रोबेबली नो दैट द मॉस्किटो एक्ट एज अ इंसेक्ट वेक्टर ट्रांसफर द डिजीज मटेरियल इनटू द ह्यूमन। आपको पता है ये वेक्टर की तरह वो काम करते हैं, तो इसी तरीके से प्लाज्मिड भी वेक्टर का रोल निभाता है। अब प्लाज्मिड कैन बी यूज एज अ वेक्टर डिलीवर द एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट। क्या बात समझ आ गई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द प्लाज्मिड कैन बी यूज एज अ एलियन डीएनए इनटू द होस्ट। आपको समझ आ गई। द लिंक ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम अ पॉसिबल टू एंजाइम लाइक डीएनए लाइगेज। अब किसी भी चीज को लिंक करना है, मुझे किसी भी चीज को लिंक करना है, तो मुझे उसके लिए एक और एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जो कि जोड़ने में काम आता है। तोड़ने में कौन काम आता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जोड़ने में काम आता है डीएनए लाइगेज। कौन काम आता है, डीएनए लाइगेज। क्या बात समझ आई, डीएनए लाइगेज क्या करता है, ज्वाइनिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटिंग अ इन विट्रो, बाहर बनाया जाता है, इसको इन विट्रो कहते हैं, नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं उसको, फाइनल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब भी हम किसी भी बॉडी के बाहर प्रोसेस करते हैं तो उसको कहते हैं इन विट्रो प्रोसेस, जब भी बॉडी के अंदर करते हैं तो उसको कहते हैं इन विवो प्रोसेस, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ क्लोनिंग, कंसेप्ट ऑफ क्लोनिंग को जानते हैं, नीट के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास कुछ, कंडीशन ऑफ प्लाज्मिड ऑफ ट्रांसफरिंग मटेरियल। देखो प्लाज्मिड, देखो गाड़ी, सबसे पहली बात बताओ, वेक्टर का सबसे बेस्ट रोल होना चाहिए क्या, उसके पास ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी होती है, तो उसके पास भी एक अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, ट्रांसफर जल्दी से जल्दी कर सके। तो कैसी, जैसे पिज्जा बॉय है, उसकी गाड़ी अगर अच्छी होगी, गाड़ी अगर अच्छी होगी तो वो अच्छे से ट्रांसफर करेगा, फास्ट होगी तो और जल्दी फास्ट करेगा। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मिड की। सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास रेप्लीकेटिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास, रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास, दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होने चाहिए फॉर द रिक्वायरमेंट। तो क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या होना चाहिए, एक और बताता हूँ, वो स्टेबल होना चाहिए काफी। अगर स्टेबल होगा तभी तो आगे जाके क्या करेगा, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, स्टेबिलिटी के साथ साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग। तो क्लोनिंग को इसी को कहते हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। यू मे कैन इंटरफेयर द बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जिसको बोलते हैं हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डीएनए को आइडेंटिफाई करूंगा। तो देखो सबसे बेस्ट तरीके से लेकर आया हूं मैं, ये मेरा डीएनए, इस डीएनए के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको, ठीक है। कैसे, जो मेरा जीन है उसको, जो रिक्वायर्ड जीन है या फिर डिजायर्ड जीन है उसको मैं आइसोलेट करूंगा। कैसे आइसोलेट करूंगा, रेस्ट्रिक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। तो मैंने उसको कट कर लिया और कट करके उस जीन को मैंने आइसोलेट कर लिया। क्या कर लिया, यस सर। अब देन मैंने प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया, कहाँ से, बैक्टीरिया से। अब जब मैंने प्लाज्मिड को आइसोलेट करा तो दोनों को कट करने के बाद मैंने दोनों में कट लगाने हैं। दोनों में जब कट लगा दिए तो कट लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या बात समझ आ गई, आफ्टर कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये कुछ इस तरीके से देखिएगा। क्या बात समझ आई आपके, हाँ जी। तो अब बात करें आगे, तो आगे सिंपली देखते हैं इस चीज क्या, कि जब भी इसके अंदर कट लगा है तो कट लगने के बाद इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा या फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, किससे, एक स्पेशल प्रोटीन से, एक स्पेशल एंजाइम से, जिसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेज। क्या नाम है उसका, डीएनए लाइगेज। अभी डीएनए लाइगेज का रोल क्या होता है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देना। जब इसके अंदर कंबाइन हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर ये कंबाइन हो जाता है, 100% कंबाइन हो जाता है, तो इसको नाम दे दिया जाता है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या दे दिया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर ये कंबाइन नहीं होता तो इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बात समझ आ गई आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखो एनसीईआरटी की एक लाइन लेके चलनी है तो थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है, इसलिए मैं दो पार्ट्स के अंदर ये वीडियो को कवर कराऊंगा, इस चैप्टर को। इन 1963
टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्शन ग्रोथ, दो एंजाइम से जो कि रेस्ट्रिक्शन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे इन बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आपको पता है क्या होता है? ये रहा बैक्टीरियोफेज, कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बैक्टीरिया फेज नाम सुन के बैक्टीरिया समझा था क्या? वायरस है मैं, कौन है ये? वायरस है। तो इन एस्क्रीशिया कोलाई वर आइसोलेटेड वन ऑफ दिस एडिड मिथाइल ग्रुप, जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? मिथाइल ग्रुप था, जो कि हेल्प कर रहा था कि टू डीएनए, while other cut DNA, the later was called restriction endonuclease। अब क्या था, जब भी मेरा डीएनए था, जब भी क्या करते थे हम बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या करते थे, एंजाइम को इंसर्ट करते थे, डीएनए को इंसर्ट करते थे, कुछ था उसके अंदर जो उसको कट कर देता था, जो कि कौन था? मिथाइलेज था। कौन था? मिथाइल ग्रुप था। उसी मिथाइल ग्रुप को शांत करने के लिए हमने क्या करा, उसके अंदर डीएनए को आगे जाके हमने प्रोसेस करी। इसके अंदर हमने क्या करा, देखा कि कुछ तो है जो कट कर रहा है, और बाद में उसका डिस्कवरी हुई, जिसका नाम क्या लिखा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या निकला जिसका नाम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। द फर्स्ट रेसिस्टेंट एंडोन्यूक्लियस कौन था मेरा? हिंड टू। कौन सा था? हिंड टू। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, हिंड टू मेरा फर्स्ट एक्शन न्यूक्लियस था, जो कि किसने डिस्कवर करा था? डब्ल्यू आर्बर ने। वैसे एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखा हुआ है, डब्ल्यू आर्बर ने डिस्कवर करा था। तो आप चाहे तो अपने इंसर्ट के लिए लिख सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए। हुज फंक्शनिंग डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड। आपको पता है न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए के अंदर, उसको कट करने के लिए हेल्प करता था। सीक्वेंस वाइज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 ईयर लेटर। उसके सीक्वेंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक को 5 साल बाद पता करा। इट वाज फाउंड इन हिंड टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूलर एट द पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। अभी 6 बेस पेयर कैसा? जैसे बेस पेयर होता है ना डीएनए के ऊपर, GTT AAC, GTT AAC, ये क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। 5-2 3 5-2 3 अभी सेंटर से कट कर रहे हैं या फिर साइड वाइज कट कर रहे हैं, यही बताता है कि हमारा डीएनए कैसे कट होता है, किसके थ्रू? डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। ठीक है। अब रिकॉग्नाइजेशन साइट है हिंड टू बिसाइड हिंड टू इज टुडे नाउ मोर देन 900 स्ट्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जीन की क्लोनिंग, लाइगेज कर दिया, देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आगे ट्रांसफर करते हैं, इसके से क्या उसकी मल्टीपल कॉपीज बने। अब जब मल्टीपल कॉपीज बनेंगी तभी तो हम उसके काम आएंगे। तो ये होस्ट के अंदर मैंने ट्रीट करा, एंड जब मेरा होस्ट डिवाइड करेगा तो वो डीएनए भी क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए, डिवाइड। तभी यहाँ पे मैंने बोलती प्लाज्मिड की पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। क्या होना चाहिए? रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। क्या बात समझ आ गई आपके? ठीक है। बात करें ट्रांसपोर्टेशन, तो फिर आगे वो क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अगर वो ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको देंगे हम क्या? ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। तो रेस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट, पूरा नाम क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या नाम हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बात समझ आ गई आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर नहीं होता तो नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब टोटल वर्ल्ड के अंदर 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो कि 230 से ज्यादा स्ट्रेन्स, स्ट्रेन्स का मतलब होता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रेन से आइसोलेट किए गए हैं ऑफ बैक्टीरिया से। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का डेटा है। ठीक है। हैव बीन आइसोलेटेड 230 स्ट्रेन्स। ठीक है। द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग ऑफ द एंजाइम्स फर्स्ट लेटर। अब देखो हम जो है नॉमेनक्लेचर की बात करें, आपको पता है नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग करना। जब भी नेमिंग करते हैं तो नेमिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को पढ़ते हैं एक बार। तो सबसे पहली बात करें हिंड टू की, तो हिंड टू एग्जांपल लेते हैं, जो फर्स्ट एक्सटेंशन एंजाइम था। हिंड में एच जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को। दो नेक्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीशीज को, तो यानी जीनस क्या है? एच से, स्पीशीज क्या है? IN। और डी रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट वर्ड, एंड रोमन नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका ऑर्डर। तो देखो, द कन्वेंशन ऑफ द एंजाइम, द फर्स्ट लेटर और नेम कॉमन comes from the genus and second two letters are from species in the prokaryote cells which they can isolated। eco R1 फॉर एग्जांपल में ले तो फर्स्ट वर्ड जीनस, को मतलब क्या हो जाएगा? स्पीशीज। आर का मतलब क्या होगा? हमारा उसकी स्ट्रेन, और 13 यहाँ पे 2 क्या है? स्ट्रेन का नंबर, स्ट्रेन का नंबर या फिर ऑर्डर का नंबर कह सकते हो। ठीक है। ये क्या हो गया? स्ट्रेन को भी रिप्रेजेंट करता है। क्या बात समझेगी? ये और नंबर ऑफ स्ट्रेन या ऑर्डर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल में दे ही दिया यहाँ पे क्या? इको R1। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस। CO क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेन की। स्ट्रेन कौन सी स्ट्रेन है? और उस स्ट्रेन का कितनी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करें, वो क्या हो जाएगा? नंबर। क्या हो जाएगा? नंबर। तो यहाँ पर कितना लिखा है? 1, तो यानी कि फर्स्ट स्ट्रेन है ये उस जीनस की। ठीक है। द स्ट्रेन, द रोमन नंबर फॉलोइंग नेम इंडिकेट द ऑर्डर विच विद द एंजाइम। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज लिखना भूल गया था, तो ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन नंबर या नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ
स्प्रिंग। आपको डाउट क्लियर हो गया? वेरी गुड, ठीक है। अब बात करें क्लास की, तो क्लास जो होता है ना, इसका न्यूक्लियस है। क्या है क्लास? हमारे जेनेटिक मटेरियल इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का न्यूक्लियस, ठीक है। जो कि एंडोन्यूक्लियस जब वो अंदर से कट करे, जो कि एक्सोन्यूक्लियस जब वो बाहर से कट करे, ठीक है। अब एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो कट फ्रॉम इनसाइड, यानी कि जितने बेस पे होंगे उसको बीच में से कट करेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जब वो बाहर से कट करेगा, और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल भी क्या है? हिंड टू। तो हिंड टू मेरा क्या है? हिंड टू मेरा क्या है? एंडोन्यूक्लियस है। क्या है? एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है कि जब भी बीच से कट कर रहे हैं तो ये एक टाइप का एंड बनाते हैं, एक टाइप का पॉइंट बनाते हैं, जिसको बोला जाता है ब्लंट एंड। क्या बोला जाता है? ब्लंट एंड। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लंट एंड, ठीक है। जब भी बात करूं मैं एक्सोन्यूक्लियस की, इसका एग्जांपल क्या है मेरा? इको R1। क्या है? इको R1। ये कट करता है हमारा साइड वाइज, इसको 5-2 3 5-2 3 करके कह सकते हैं। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड अपोजिट पोलैरिटी होती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, ये इधर से कट कर रहा है जी को, इधर से भी जी को कट कर रहा है, यानी कि रिमूव कौन हो रहा है? सिर्फ जी रिमूव हो रहा है, जिससे मेरे को क्या पता लग रहा है? कट साइड वाइज। और जिसका नाम क्या होगा मेरा? स्टिकी है। किस एंड? उस एंड को क्या कहेंगे हम? स्टिकी एंड। एनसीईआरटी में जो दे रखा है ये स्टिकी एंड के डायग्राम है। यहाँ पे स्टिकी एंड फॉर्म हो रहा है। कैसे? देखो, यहाँ पर जब कट हो रहा है, इस तरफ से कट हो रहा है, एंड देन इस तरफ से कट हो रहा है, तो मेरा क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? ये देखो कुछ इस तरीके से। तो मेरा ये क्या फॉर्म होगा? स्टिकी एंड देन ये पर बाइंड करके मेरा क्या बना देगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना देगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपको बताऊं मैं किसकी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे मलयालम, क्या है ये? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आगे से पढ़ो तो भी सेम, पीछे से पढ़ो तो भी सेम, तो इसको कहते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसे ही सेम एक और एग्जांपल बताता हूँ, जनरली बहुत मुश्किल से मिलते हैं एग्जांपल देखने से। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, कनक। आगे से भी सेम, पीछे से भी सेम, यानी कि कहीं से भी कट करो इज इक्वल सेम नंबर ऑफ वो डिफाइन होंगे। अब फॉर एग्जांपल बताऊं, जो हमारा मॉलिक्यूलर उसमें है GTTAAC, और यहाँ से भी क्या आएगा? GTTAAC। क्या आपको बात समझ आ गई? यहाँ से ये रहा, यहाँ से ये रहा। तो दिस इज माई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए सीक्वेंस बेस पेयर दैट रीड सेम ऑफ दिस टू स्ट्रैंड। जब दोनों तरफ से पढ़ेंगे, दोनों तरफ से क्या आएगा? सेम साउंड आएगी, सेम नंबर्स आएंगे, सेम कोड्स आएंगे। द रीडिंग इज कीप्ट द सेम। देखा 4/5-3 ये रहा, एंड 5/3 ये रहा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो वापस आते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द डीएनए एट लिटिल ऑफ द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड between two same bases are opposite strands. The leaves single strands portion of the end। जब भी सिंगल स्ट्रैंड को पोर्शन से रहने देगा तो उसको कहेंगे हम कौन सा एंड? ब्लंट एंड या स्टिकी एंड? स्टिकी एंड, ओके। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्लास कौन सी थी वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्लास कौन सी थी। अब बात करते हैं किसकी, कि कैसे वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। देखो, द स्टिकी एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम फॉर डीएनए लाइगेज, हेल्प टू फैसिलिटेट द पेस्ट ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस। जिससे क्या होगा? डिफरेंट सीक्वेंस पेस्ट हो जाएगी, और हेल्प करेगा कौन? डीएनए लाइगेज। कौन हेल्प करेगा? डीएनए लाइगेज, जिसको नाम दिया जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू, ओके। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल, वी कट आर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड रिजल्टेंट फॉर द फ्रेगमेंटेशन। आपको पता है फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंट्स के अंदर किसी भी फ्रेगमेंट को अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और ऐड करेंगे डीएनए लाइगेज से। देखो कैसे, फॉरेन डीएनए लिया मैंने, उसी फॉरेन डीएनए को मैंने कट कर करा और प्लाज्मिड से जोड़ने की कोशिश करी। देखो प्लाज्मिड को जैसे मैंने वो स्टेप बताया था, जैसे मैंने ये स्टेप बताया था, सेम यही स्टेप है, ठीक है। कैसे? ही देखो क्या करा इन्होंने, कट करने की कोशिश करी। देखो वीडियो आपके दो पार्ट्स के अंदर रहेगी, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग फ्रॉम बोथ रीजन, यहाँ से कट करा, एंड कट करने के बाद दोनों को जब कंबाइन करेंगे इस फॉर्म को, तो मेरा क्या बनेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनेगा। सॉरी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करो। यहाँ से पहले मैंने कट करा, जो किससे करा? मॉलिक्यूलर ग्लू से, सीजर से, एंड देन यहाँ पे मॉलिक्यूलर ग्लू से क्या कर दिया? ऐड कर दिया, जिसको डीएनए ग्लू भी कहते हैं, डीएनए लाइगेज भी कहते हैं। फिर मेरा क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना मेरा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आगे फर्दर ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर ये ट्रांसफर हो जाता है तो उसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ये ट्रांसफर नहीं होता तो रिकॉम्बिनेंट बट नॉट ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट बट नॉट ट्रांसफॉर्मेंट। मैंने लिख भी रखा है, इफ ट्रांसफर, देखो इफ ट्रांसफर तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, इफ नॉट ट्रांसफर
रिकॉम्बिनेंट तो होगा क्योंकि बाइंड हो गया उसके साथ, डीएनए के साथ बाइंड हो गया प्लाज्मिड, बट ट्रांसफर नहीं होता, नॉन ट्रांसफॉर्मेट। अगर रिकॉम्बिनेंट भी नहीं बना, यानी कि प्लाज्मिड अलग है अभी और डीएनए अलग है, दोनों पे कट लगे हुए हैं अपने अपने, लेकिन वो ट्रांसफर हो गया तो उसको कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट बट ट्रांसफॉर्मेंट, तो बिना रिकॉम्बिनेंट के ही ट्रांसफर हो गया। एंड फोर्थ एक और पॉइंट बनता है इसमें, क्या बनता है, देखो इधर एक और पॉइंट बनता है, वो क्या बनता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट भी नहीं बना, यानी कि रिकॉम्बिनेंट भी नहीं बना, रिकॉम्बिनेंट भी नहीं बना एंड ट्रांसफर भी नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे हम क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, आपको क्लियर हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड देखो जब वो ट्रांसफर हो जाता है तो एवरी 20 मिनट के अंदर आपको पता है इकोलाई जो है डिवाइड करती है, ध्यान रखना ये बात, ये नीट के अंदर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, नीट के अंदर पहले भी पीवाई की उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्लोनिंग होस्ट के अंदर करते हैं, देन उसकी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, और जैसे ही जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आगे जाके डिवाइड होता है, ऐसे ही मेरा क्या होता है, होस्ट के अंदर क्लोनिंग ऑफ डीएनए मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। इसी तरीके की सेम प्रोसेस चलती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा मेन पॉइंट। देखो यू मैन रियलाइज दैट द नॉर्मली यूजलेस अनलेस द कट ऑफ द वेक्टर द सोर्स ऑफ डीएनए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। बिना कट करे प्लाज्मिड को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना सकते, बस यही बोला गया इस लाइन में, सिंपल है, ठीक है। देखो सेपरेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस जो है सिंपली दो वर्ड्स के अंदर आपको अच्छे से समझा दूंगा, क्या, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, बस पहला वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्या, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, पहला आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। जब भी अपने आप आइसोलेट करोगे अपने डिजायर्ड जीन को तो उसको कहेंगे हम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, किससे करेंगे, एंडोन्यूक्लियस से करेंगे, रिजल्ट इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। द फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेट बाय द टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। अब जो इतनी सारी फ्रेगमेंट्स आ गई उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको साइड करने के लिए, जो मेरे को रिक्वायर्ड है उसको निकालने के लिए अलग से हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, जिसको कहते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस एक प्रोसेस होती है जो कि एक प्लेट पे की जाती है, जेल प्लेट पे की जाती है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम, उसके ऊपर जेली का डिपोजिशन करते हैं। एक जेली होती है जो कि बनती है किसकी, हमारी एक सीवीड से बनती है, जिसका नाम ही क्या होता है, एगरोस जेल। क्या नाम होता है, एगरोस जेल। सब पढ़ते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंस द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, आपको पता है हमारा डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और ऐसा क्यों होता है इसका रीजन आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, वाई हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, इसका रीजन आप बताओगे। अब देखो कैसी होती है प्रोसेस, आप एक प्लेट ले लोगे जो कि एक इलेक्ट्रोड प्लेट होगी, उसके ऊपर एक कैथोड रीजन होगा और एक एनोड रीजन होगा। अब इस रीजन पे आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को रख दोगे, यू आर प्लेसिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स। अभी जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है ये साइज के बेसिस पे अरेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मेरी डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये कैसा है, नेगेटिवली, तो यहाँ से क्या होगी, रेपेल होगी, यहाँ से रेपेल होगी। एंड एनोड इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव। ये बात आपको ध्यान रखना, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव की तरफ क्या होगी, मूव होगी, और जितनी छोटी ज्यादा जो साइज के बेसिस पे फ्रेगमेंट्स क्या होगी, मूव होती जाएगी। और जो फ्रेगमेंट जो है हमारी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एक करके कैटेगरी होती है, वो जो करती जाएगी साइज के बेसिस पे सेपरेट हो जाएगी, और जो नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव के पास पहुंच जाएगी, उसी के बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, अपनी रिक्वायर्ड जीन को, फ्रेगमेंट्स को क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, एंड देन उसको प्लाज्मा के साथ इंसर्ट करके आगे भेज देंगे। तो सिंपल यही प्रोसेस है, जिसके अंदर मैं एनोड लेता हूँ एंड कैथोड लेता हूँ, और मीडियम कैसा होता है मेरा, एग्रोस जेल का होता है। कैसा होता है, एग्रोस जेल का, कॉमनली यूज एग्रोस जेल, देखो दे रखा है ना एग्रोस जेल, विच इज नेचुरली पॉलीमर। कैसा पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर जो कि आइसोलेट करा गया है किससे, सीवीड से। किससे आइसोलेट करा गया है, सीवीड से, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, सीवीड्स, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जब मैं सेपरेशन हो जाएगी डीएनए फ्रेगमेंट की, फिर उसके ऊपर मैं एक इंक का इंसर्ट करूंगा, क्या करूंगा, एक इंक। वो इंक किसकी बनी होगी, इथिडियम ब्रोमाइड की। नीट के अंदर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीट 2024 के अंदर, 23 के अंदर, और बहुत ज्यादा 18-20 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18-19 के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सी इंक है वो, इथिडियम ब्रोमाइड, जिसका कलर कैसा होता है, लाइट ऑरेंज। कैसा कलर होता है, लाइट ऑरेंज। लाइट ऑरेंज कलर की इथिलियम ब्रोमाइड होती है। जब मैं उस इंक को मैं फैला देता हूँ किसके ऊपर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। और ये बात आपको ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होती है, जो होती है ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो उसके अपोजिट तरफ क्या होता है, मेरा डीएनए रन कर रहा होता है, ठीक है। तो रनिंग ऑफ डीएनए होता है इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस तरफ,
ठीक है, जिसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे अपना डिजायर्ड जीन को आइसोलेट कर लेते हैं, डिजाइन डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब मैं इथीलियम ब्रोमाइड की इंक डाल दूंगा, फिर उसके ऊपर एक एक्सपोजर किया जाता है, किसका? यूवी एक्सपोजर। किसका एक्सपोजर किया जाता है? यूवी का एक्सपोजर किया जाता है। जब मैं यूवी का एक्सपोजर कर देंगे तो उससे क्या होता है, मेरे को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। किसके अंदर हेल्प मिलती है? आइडेंटिफिकेशन में। किसकी आइडेंटिफिकेशन में? मेरा डिजायर्ड जीन। जब मैं उसके ऊपर यूवी की रेज कर दूंगा इंसर्ट, क्या कर देंगे? यूवी रेज इंसर्ट कर देंगे। द सेपरेटेड बैंड्स, जब सेपरेटेड बैंड पे कर देंगे, द कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। जब मेरे को डीएनए मिल जाएगा तो उसको क्या कर दूंगा मैं, अपना ये मिल गया मेरे को, तो इसको आइसोलेट करूंगा, और इसी आइसोलेशन के प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन। क्या कहते हैं? इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन इज द आइसोलेशन ऑफ रिक्वायर्ड जीन या फिर डिजायर्ड जीन डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जेल पीस। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। द डीएनए इज फ्रेगमेंट प्योरिफाइड इनटू टू वेज। फिर इसको दो तरीके से प्योरीफाई किया जाता है, यूज इन अ कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद द क्लोनिंग वेक्टर। जब मेरा डीएनए मिल जाएगा, रिक्वायर्ड जीन मिल जाएगा, और कैसी प्रोसेस से? इल्यूशन से। फिर मैं उसको प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करा दूंगा, एंड देन आगे क्या कर दूंगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दूंगा, और आगे जाके उसको होस्ट में इंसर्ट करके आगे की लाइफ में कंटिन्यू करूंगा। तो देखो, आज के अंदर मैं सिर्फ आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट कवर करेंगे हमारा क्या? क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर हो गया, एंड देन आगे की कॉन्सेप्ट है पीबीआर 322, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है। ये सब कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको सिर्फ इतना बताना है, क्या कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए काम करता है, और कौन कौन से हमारी मॉलिक्यूलर टूल्स है। मॉलिक्यूलर सीजर हो गई, मॉलिक्यूलर ग्लू हो गया, ये सारे क्या हमारे जेनेटिक टूल्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 2 के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, एंड वॉच करते रहना। थैंक यू सो मच।